हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले डायनामिक प्रोग्रामिंग का सीरीज। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होता क्या है। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ये है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेथड एज वेल एज ए मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टूल। ठीक है। सेकंड थिंग इज व्हाई वी नीड डायनामिक प्रोग्रामिंग। वी नीड डायनामिक प्रोग्रामिंग टू ऑप्टिमाइज द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम, बेसिकली टू रिड्यूस। थर्ड थिंग कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को हम पढ़ते क्यों है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन कई सारे एरियाज में है, जैसे कि गूगल मैप्स, इन बायोमेट्रिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, टीवी एड, एमएल एंड एआई। तो आपको पता ही होगा आजकल एमएल एंड एआई कितना ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसी से अंदाजा लगा सकते हो डायनामिक प्रोग्रामिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। सेकंड थिंग, गूगल मैप। आप अगर कहीं पे भी पहली बार जा रहे हो तो आप गूगल मैप का यूज करोगे कि नहीं करोगे? आप बिल्कुल ही करोगे, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को अप्लाई कहां पे कर सकते हैं। हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को हर वो प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं जो कि इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज उसके पास एक रिकर्सिव सॉल्यूशन हो, सेकंड थिंग उसके सॉल्यूशन में एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम जनरेट हो रहा हो, और थर्ड थिंग इज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। और इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू डिटेल में। ठीक है, और हम लेने वाले फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल इन तीन कंडीशन को समझने के लिए डिटेल में, दैट इज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, रिकर्सिव इक्वेशन एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। फिबोनाची सीरीज एक सीरीज है जिसमें कि कोई भी नंबर प्रीवियस टू नंबर का सम होता है, और यहाँ पे n0 जो है दैट इज जीरोथ एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज इज 0, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज इज 1, और सेकेंड एलिमेंट जो इस सीरीज का होता है इन दोनों का सम होता है, दैट इज 0 + 1 1, और थर्ड एलिमेंट क्या होगा इन दोनों का सम, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का सम, दैट इज 2, और फोर्थ एलिमेंट क्या होगा थर्ड और सेकंड एलिमेंट का सम 3, फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा थर्ड और फोर्थ का सम, दैट इज 5, सिक्स्थ होगा इन दोनों का सम, दैट इज 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं। इसके लिए हम रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पे fn जो है हमारा है fn-1 प्लस fn-2, तो ये है हमारा रिकर्सिव इक्वेशन। तो क्या हम इसके लिए रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं कि नहीं? हम लिख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं इसके लिए रिकर्सिव प्रोग्राम। तो डेफ, और हाँ एक चीज मैं इस सीरीज में यूज करने वाला हूं पाइथन का। ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन के थ्रू आपको कोड करने में काफी आसानी होगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग खुद में टफ टॉपिक है, तो मैंने इजी लैंग्वेज को चूज किया हुआ है। ठीक है, तो डेफ कीवर्ड यूज करके हम पाइथन में एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और मैं इस फंक्शन का नाम दे रहा हूं फिब, और ये एक पैरामीटर लेगा n क्या है कि मुझे कौन सा फिबोनाची नंबर चाहिए। दैट इज अगर मुझे फिफ्थ फिबोनाची नंबर चाहिए होगा तो मैं कॉल करूंगा फिब ऑफ 5 को, और ये वाला जो फंक्शन है मेरा रिटर्न कर देगा 5 को। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बेस केस, और आपको पता होगा किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम के साथ आता है बेस केस, और यहां पे हमारा बेस केस क्या है ये, दैट इज if n is smaller than equal to 2 we are going to return 1। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा रिटर्न करूंगा fib of n-1 प्लस fib of n-2। तो ये है हमारा फिबोनाची सीरीज के लिए रिकर्सिव प्रोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम लैपटॉप में एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा फिबोनाची का रिकर्सिव कोड। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब इस रिकर्सिव कोड को मैं डिफरेंट n के लिए एग्जीक्यूट करूंगा। दैट इज मैं कुछ फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करूंगा और देखूंगा कि उसे कैलकुलेट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं ये काम करने के लिए यूज कर रहा हूं जुपिटर नोटबुक का। ये क्या है, ये एक आईडी है पाइथन के लिए, और इसे इंस्टॉल करने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फिफ्थ फिबोनाची नंबर। तो आप सोच रहे होंगे ये परसेंटेज टाइम क्या है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज टाइम हमें ये बताएगा कि जिस पार्टिकुलर सेल में मैं हूं उसे एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये है मेरा सेल नंबर 1, ये है मेरा सेल नंबर 2। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख रहे होंगे फिफ्थ फिबोनाची कैलकुलेट होने में मुझे लग रहा है 0 नैनो सेकेंड। एक्चुअली में ये 0 नैनो सेकेंड नहीं है, ये एक टाइम है जो कि 0 नैनो सेकेंड के काफी करीब है। फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 10th फिबोनाची नंबर, और इसे कैलकुलेट होने में कितना टाइम लग रहा है, इसे भी कैलकुलेट होने में लग रहा है 0 नैनो सेकेंड। बेसिकली ये टाइम है जो कि 0 नैनो सेकेंड के काफी करीब है। अब निकालते हैं 20th फिबोनाची नंबर, और 20th फिबोनाची नंबर कैलकुलेट होने में कितना टाइम लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिली सेकेंड। अब 30th निकालते हैं, 38 में लग रहा है 139 मिली सेकेंड। तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस देखिए, दैट इज
20th फिबोनाची नंबर का और 30th फिबोनाची नंबर का, दोनों के बीच में डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 140 टाइम्स का। ठीक है, अब निकालते हैं हम 540। इसे कैलकुलेट होने में अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 सेकेंड लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पे लगा हमें 16.7 सेकेंड। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है, टाइम टेकन टू कैलकुलेट 40th फिबोनाची नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 140 टाइम्स ग्रेटर देन टाइम टेकन टू कैलकुलेट 30th फिबोनाची नंबर। अब मैं क्या करता हूं, एक प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूं, दैट इज एन वर्सेस टाइम का प्लॉट, दैट इज कौन से फिबोनाची नंबर को कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है और इन दोनों के बीच का प्लॉट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये कोड समझा देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, टाइम को इंपोर्ट कर रहा हूं, ये एक पैकेज है पाइथन का। फिर टाइम लिस्ट में मैं डालूंगा कि किस फिबोनाची नंबर को कैलकुलेट होने में कितना टाइम लग रहा है, और यहाँ पे आप फॉर लूप देख रहे होंगे, इसका क्या यूज होगा, डिफरेंट डिफरेंट फिबोनाची नंबर को कैलकुलेट करने का। ठीक है, पहले मैं स्टार्ट टाइम निकाल रहा हूं, फिर मैं एंड टाइम निकाल रहा हूं, और उसके बीच में मैं fib ऑफ i को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे निकाल रहा हूं मैं टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है, और फिर मैं टाइम लिस्ट में अपेंड कर दे रहा हूं टोटल टाइम को, और मेरा ये सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। और अब हम निकालते हैं प्लॉट। तो ये देखिए, ये जो मेरा प्लॉट है ये एक्सपोनेंशियल है। तो फ्रेंड्स, हमने जब इस प्रोग्राम को लैपटॉप में एग्जीक्यूट किया तो क्या पाया कि जैसे जैसे हमारा एन बढ़ रहा था, हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा fib ऑफ n कैलकुलेट करने का टाइम है t है। ठीक है, तो fib ऑफ n माइनस 1 कैलकुलेट करने का टाइम कितना होगा, t ऑफ n माइनस 1, और fib ऑफ n माइनस 2 कैलकुलेट करने का टाइम हो जाएगा t ऑफ n माइनस 2। ठीक है, तो t ऑफ n क्या हो जाएगा, t ऑफ n हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ t ऑफ n माइनस 1, t ऑफ n माइनस 2 एंड प्लस सम कांस्टेंट टाइम। आप सोच रहे हो ये कांस्टेंट टाइम कहां से आ रहा है, देखिए यहां पे हम एडिशन कर रहे हैं और यहां पे हम एक इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहां पे कांस्टेंट टाइम आ जाएगा। करेक्ट, तो एक और चीज देखिए, t ऑफ n जो है, t ऑफ n माइनस 1 किसी भी हाल में t ऑफ n माइनस 2 से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल टू होगा। दैट इज टाइम टेकन टू कैलकुलेट fib ऑफ n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइम टेकन टू कैलकुलेट fib ऑफ n माइनस 2। करेक्ट, तो हम इस पार्टिकुलर चीज को कैसे लिख सकते हैं, t ऑफ n इज ग्रेटर देन 2 ऑफ t ऑफ n माइनस 2 प्लस सम कांस्टेंट टाइम लिख सकते हैं ना। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू टी ऑफ n माइनस 4 प्लस सम कांस्टेंट टाइम c2 प्लस c। दैट इज इसे मैंने तोड़ दिया। करेक्ट, और जैसे आप प्रोसीड करते जाओगे तो आप इवेंचुअली ये पाओगे कि t ऑफ n जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 टू द पावर n बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट टाइम। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है मैथमेटिकली कि ये एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम है। तो अब सवाल ये आता है कि हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या है, हम एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम सिर्फ यहां पे क्या करेंगे कि इस पार्टिकुलर प्रोग्राम को ड्राई रन करके समझेंगे कि यहां पे क्या हो रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो अब हम इस पार्टिकुलर प्रोग्राम को ड्राई रन करेंगे, और ड्राई रन करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे n इक्वल टू 6, दैट इज 6 फिबोनाची नंबर का। तो इसके लिए हम कॉल करेंगे fib ऑफ 6 को, और जैसे ही fib ऑफ 6 अपने कॉल पे जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, इफ कंडीशन को चेक करेगा। दैट इज क्या जो n जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, आ जाएगा रिटर्न वाले स्टेटमेंट में, और सबसे पहले क्या करेगा, fib ऑफ n माइनस 1 को कॉल कर देगा। दैट इज ये कॉल कर देगा fib ऑफ 5 को, और जब तक इसे fib ऑफ 5 का आंसर नहीं मिलेगा, ये fib ऑफ n माइनस 2 वाला पार्ट fib ऑफ n का, दैट इज fib ऑफ 6 का fib ऑफ 4 वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, दैट इज कॉल नहीं होगा। तो fib ऑफ 5 क्या होगा,
उसके बाद आएगा अपने एग्जीक्यूशन पे और फिर से क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा और ये कंडीशन है फॉल्स, तो क्या करेगा, वो आ जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट पे और कॉल कर देगा fib ऑफ 4 को और fib ऑफ 5 का दूसरा पार्ट दैट इज fib ऑफ 3 तब तक होल्ड पे रहेगा जब तक कि fib ऑफ 4 का उसे आंसर नहीं मिल जाता है। ठीक है, और fib ऑफ 4 क्या करेगा, वापस से आएगा अपने एग्जीक्यूशन पे और इफ कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और कर देगा कॉल fib ऑफ 3 को और इसका दूसरा पार्ट होल्ड पे चला जाएगा और तब fib ऑफ 3 आ जाएगा अपने एग्जीक्यूशन पे और fib ऑफ 3 क्या करेगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन फॉल्स हुआ, आ जाएगा वो रिटर्न स्टेटमेंट पे और रिटर्न स्टेटमेंट में आते ही वो कॉल कर देगा fib ऑफ 2 को और जैसे ही fib ऑफ 2 आएगा अपने एग्जीक्यूशन पे तो ये क्या पाएगा, ये वाला कंडीशन ट्रू है, तो यहां से डायरेक्ट क्या करेगा, ये 1 को रिटर्न कर देगा और जैसे ही fib ऑफ 3 को अपना fib ऑफ 2 का आंसर मिला दैट इज इस पार्ट का, तो ये क्या करेगा, अपने दूसरे पार्ट को कॉल करेगा दैट इज fib ऑफ 1 को कॉल करेगा। जैसे fib ऑफ 1 अपने एग्जीक्यूशन पे आएगा, ये क्या करेगा, चेक करेगा इस कंडीशन को, तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू और ये यहां से रिटर्न कर देगा 1 और इवेंचुअली fib ऑफ 3 क्या करेगा, इन दोनों का सम करके रिटर्न कर देगा 2 fib ऑफ 4 को। ठीक है, फिर fib ऑफ 4 क्या करेगा, चूंकि इसको अपना लेफ्ट पार्ट मिल चुका है तो ये अब अपने इस पार्ट को कॉल करेगा। ठीक है, ये कॉल कर देगा fib ऑफ 2 को और जैसे ही fib ऑफ 2 अपने एग्जीक्यूशन पे जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हुआ और ये यहां से 1 रिटर्न कर देगा और fib ऑफ 4 इन दोनों का सम करके रिटर्न कर देगा 3 fib ऑफ 5 को और फिर fib ऑफ 5 क्या करेगा, कॉल कर देगा अपने राइट पार्ट को दैट इज दूसरे पार्ट को और इसका दूसरा पार्ट क्या था, fib ऑफ 3। ठीक है, और जैसे ही fib ऑफ 3 कॉल होगा वो जाएगा अपने एग्जीक्यूशन पे और वापस से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और fib ऑफ 3 उसके बाद क्या करेगा, कॉल कर देगा fib ऑफ n-1 और n क्या है यहाँ पे 3, तो दैट इज कॉल करेगा fib ऑफ 2 को और जैसे ही fib ऑफ 2 कॉल होगा तो ये fib ऑफ 1 दैट इज इसका राइट पार्ट होल्ड पे चला जाएगा और fib ऑफ 2 अपने एग्जीक्यूशन पाएगा और ये कंडीशन को चेक करेगा, तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू, यहां से रिटर्न हो जाएगा 1, तो fib ऑफ 3 क्या करेगा, अपने दूसरे पार्ट को कॉल करेगा दैट इज fib ऑफ 1 को और जैसे ही fib ऑफ 1 कॉल होगा दैट इज कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहां से रिटर्न हो जाएगा 1, तो fib ऑफ 3 क्या करेगा, इन दोनों का सम करके 2 रिटर्न कर देगा fib ऑफ 5 को और जैसे ही fib ऑफ 5 को अपना राइट पार्ट मिलेगा, ये क्या करेगा, इन दोनों का सम कर देगा और रिटर्न कर देगा 5 fib ऑफ 6 को और fib ऑफ 6 क्या करेगा, अब इसको अपना लेफ्ट पार्ट का आंसर मिल गया है तो ये क्या करेगा, अपने राइट पार्ट को कॉल करेगा दैट इज fib ऑफ 4 को और जैसे ही fib ऑफ 4 कॉल होगा ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन का फॉल्स और ये क्या करेगा, कॉल कर देगा अपने लेफ्ट पार्ट को सबसे पहले। ठीक है, ये कॉल करेगा सबसे पहले अपने लेफ्ट पार्ट को दैट इज ये कॉल कर देगा fib ऑफ 3 को और जैसे ही fib ऑफ 3 कॉल होगा fib ऑफ 4 का दूसरा पार्ट दैट इज fib ऑफ 2 चला जाएगा होल्ड पे और fib ऑफ 3 कॉल होते ही सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, कंडीशन का फॉल्स और ये क्या करेगा, कॉल कर देगा fib ऑफ 2 को और जैसे ही fib ऑफ 2 कॉल होगा ये कंडीशन ट्रू, यहां से 1 रिटर्न हो जाएगा और जैसे ही यहां से 1 रिटर्न हुआ fib ऑफ 3 क्या करेगा, अपने दूसरे पार्ट को कॉल करेगा दैट इज fib ऑफ 1 को और fib ऑफ 1 वाला भी दैट इज fib ऑफ 1 जब अपने इक्वेशन पाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहां से fib ऑफ 1 रिटर्न कर देगा, fib ऑफ 3 क्या करेगा, इन दोनों का सम करके रिटर्न कर देगा 2 fib ऑफ 4 को। ठीक है, फिर fib ऑफ 2 क्या करेगा, सॉरी fib ऑफ 4 क्या करेगा, कॉल करेगा अपने दूसरे पार्ट को दैट इज fib ऑफ n-2 दैट इज 4-2 दैट इज fib ऑफ 2 को और fib ऑफ 2 का ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहां से ये रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, और जैसे ही fib ऑफ 4 को अपना दोनों पार्ट मिल गया दैट इज fib ऑफ 3 एंड fib ऑफ 2 इन दोनों का सम करके ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 3 अपने कॉलिंग फंक्शन पे और इसका कॉलिंग फंक्शन क्या था, fib ऑफ 6 और इवेंचुअली fib ऑफ 6 क्या करेगा, इन दोनों का सम करके दैट इज अब fib ऑफ 6 को अपना दोनों पार्ट मिल चुका है fib ऑफ 5 और fib ऑफ 4, तो ये क्या करेगा, इन दोनों का सम करके रिटर्न कर देगा 8 अपने कॉलिंग फंक्शन को। ठीक है, जिसने इसे कॉल किया था। तो आप इस रिकर्सन ट्री को अगर गौर से देखें तो आप कुछ चीज नोटिस करेंगे। क्या चीज है वो, देखिए fib ऑफ 3 एक बार यहां पे कॉल हुआ है, एक बार यहां पे भी कॉल हुआ है और एक बार यहां पे भी कॉल हुआ है और एक चीज fib ऑफ 4 जिसका कि इतना बड़ा रिकर्सन ट्री है, यहां पे भी कॉल हुआ है और यहां पे भी कॉल हुआ है, तो इस पार्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है,
आप दूसरे टर्म में से बोल सकते हो डुप्लीकेट प्रॉब्लम। तो बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो दूसरा कंडीशन था ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम वाला, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। पहला क्या था, रिकर्सिव इक्वेशन, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं प्रोग्राम के तौर पे। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, दैट इज डुप्लीकेट प्रॉब्लम वाला। और हमारा थर्ड कंडीशन क्या था, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। देखिए FIBO6 ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, FIBO6 ने कॉल किया FIBO5 को और FIBO4 को, और इवेंचुअली ये क्या कर रहा है, इन दोनों के आंसर के हेल्प से ये अपना आंसर निकाल रहा है, ठीक है। और FIBO5 हो या FIBO4 ये क्या करेगा, खुद में एक ऑप्टिमल आंसर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेम रिकर्सिव कोड का यूज कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खुद को कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ता है और इवेंचुअली उन छोटे प्रॉब्लम के आंसर के हेल्प से अपने आंसर तक पहुंचता है। और ये जो छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ये खुद में ऑप्टिमल आंसर देता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वाला, वो भी यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे तीनों कंडीशन, रिकर्सिव इक्वेशन, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। और डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाने का हमारे पास दो मेथड होता है। पहला मेथड है टॉप डाउन मेमोराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड है बॉटम अप मेथड। टॉप डाउन होता है हमारा रिकर्सिव और बॉटम अप होता है हमारा इटरेटिव। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप डाउन मेथड, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।